प्रिय विद्यार्थियों, हम यहाँ पर बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर थर्ड स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का अध्ययन कर रहे हैं। इस पेपर के अंतर्गत हमने टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ या उत्तकों के प्रकार का अध्ययन आरंभ किया था। उत्तकों के प्रकार का अध्ययन करते वक्त हमने ये देखा था कि पादप शरीर में दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, विभाजोत्क उत्तक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, स्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यूज़। हम परमानेंट टिश्यूज़ का अध्ययन कर रहे थे और उसके दौरान हमने ये देखा था कि पादप शरीर में परमानेंट टिश्यूज़ तीन प्रकार के पाए जाते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, सरल स्थायी उत्तक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जटिल स्थायी उत्तक एवं स्पेशल टिश्यूज़ या सेक्रेटरी टिश्यूज़, विशिष्ट उत्तक या स्रावी उत्तक। हमने पिछले कुछ लेसन्स में सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़, जिसमें जाइलम और फ्लोएम सम्मिलित किए जाते हैं, उसका अध्ययन कर लिया था। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक यानी पादप में पाए जाने वाले विशिष्ट उत्तक या स्रावी उत्तक का अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पूर्व आप यहाँ पर दो जो डायग्राम फोटोज़ आपको दिखाई दे रही है, उसमें आप क्या देख रहे हैं कि एक पर्ण के ऊपर कर्म से बूंदें दिखाई दे रही हैं। हम फिजियोलॉजी में इसको अध्ययन करते हैं। ये बिंदु स्राव के रूप में पादप द्वारा जल स्राव के रूप में छोड़े गए द्रव्य रूप जल की बूंदें हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं, हमने नाम सुना है पादप का ड्रोसेरा, अर्थात कीट को पकड़ने वाले प्लांट्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि घट पादप, जिसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, घट पादप पर्ण का वह रूपांतरित रूप है जिसमें एक पर्ण संपूर्ण घट समान संरचना का निर्माण करती है, जिसमें ऊपर की ओर ढक्कन भी निर्मित होता है। कीट इसके अंदर, घट के अंदर आता है और यह पाचन कर लिया जाता है। इसको जो है वो संपूर्ण कीट को खा लिया जाता है। तो इस प्रकार के जो प्लांट हैं, इन्हें हम कार्निवोरस या कीट भक्षी प्लांट कहते हैं। इसके अलावा भी हमने कई बार जब पिकनिक्स पर जाते हैं, फॉरेस्ट में जाते हैं, तो बिच्छू बूटी का नाम हमने सुना है। अर्टिका एक प्लांट होता है जिसके ऊपर स्टिंग हेयर्स लगे हुए होते हैं। अगर हमने उसको किसी प्रकार से भी जाने अनजाने छू लिया तो वह प्लांट इतने इरिटेट करते हैं, हमारे हाथ में बहुत सूजन आ जाती है और जलन होती है। इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं, या हम देखें कि यदि कहीं पर मोगरा या अन्य पुष्पीय पादप लगे हुए हैं तो उनकी खुशबू का फैलाव बहुत दूर दूर तक होता है। इन सब के पीछे ये पादप में पाए जाने वाले विशिष्ट उत्तक या स्रावी उत्तक हैं। तो निश्चित रूप से आज हम टिश्यूज की अंतिम इस चैप्टर में विशिष्ट उत्तक या स्रावी उत्तक पर चर्चा करेंगे। विशिष्ट स्थायी उत्तक की श्रेणी में, जिसे कि कर्म से स्रावी उत्तक, सेक्रेटरी टिश्यूज या विशिष्ट उत्तक, स्पेशल टिश्यूज के नाम से अधिक जाना जाता है। यहाँ पर हम ये देखें कि ये टिश्यूज किस प्रकार से निर्मित होते हैं और इनका कार्य क्या है। विभिन्न शरीर क्रियात्मक प्रक्रियाओं द्वारा कोशिका द्रव्य में विशिष्ट प्रकार के पदार्थ बनते हैं
तथा पादप अंग या उत्तकों से समय समय पर आवश्यकता अनुसार इनका अर्थात इन विशिष्ट पदार्थों का, जिसमें मकरंद, नेक्टर, राल, रेजिन, श्लेष्मी पदार्थ, म्यूसिलेजिनियस सब्सटेंसेस, तेल, ऑयल्स या वोलेटाइल ऑयल्स, रबर शीट, लेटेक्स, गोंद, गम, मोमी पदार्थ, वैक्सी सब्सटेंसेस तथा क्यूटिन आदि सम्मिलित हैं। इन पदार्थों का स्तरवन पादप में पाई जाने वाली विभिन्न रूपांतरित कोशिका अथवा कोशिकाओं के समूह द्वारा होता है, जिन्हें स्रावी ऊतक या सिक्रेटरी टिश्यूज कहते हैं। ये विशेष प्रकार के ऊतक हैं जिनकी कोशिकाएं पादपों में संपन्न होने वाली उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप रूपांतरित हो जाती है। ये पदार्थ या विशिष्ट ऊतक आर्थिक महत्व के साथ साथ पादपों को उनके पारिस्थितिक अनुकूलन जैसे अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन को कम करने या रोकने, कीट व जंतुओं से रक्षा करने में भी सहायता प्रदान करते हैं। पादप शरीर में इनका स्राव या उत्सर्जन इन विशिष्ट कोशिका या ऊतकों से होता है, अतः इन कोशिकाओं के समूह को स्रावी या उत्सर्जी ऊतक एक्सक्रीटरी टिश्यूज भी कहते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो प्लांट्स के अंदर इस प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं के समूह बनते हैं, वह बहुत सारे प्रकार के जो विशिष्ट पदार्थ हैं उनका स्रवण करते हैं। इस कारण इनको हम विशिष्ट ऊतक या स्रावी ऊतक श्रेणी में रखते हैं। विशिष्ट ऊतक या स्रावी ऊतक को उनके कार्य के आधार पर और उनका पादप शरीर में स्थानगत पाए जाने के आधार पर हम इन्हें दो भागों में या दो प्रकार में विभाजित करते हैं। नंबर 1, बाह्य स्रावी संरचनाएं या उत्सर्जी कोशिकाएं, एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स या एक्सक्रीटरी सेल्स। दूसरा, अंतः स्रावी संरचनाएं या स्रावी कोशिकाएं, इंटरनल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर या सिक्रेटरी सेल्स। बाह्य स्रावी संरचनाएं या उत्सर्जी कोशिकाएं कोशिकाओं के द्वारा पादप उपापचय के द्वारा निर्मित उत्सर्जी अथवा पृथकृत पदार्थों का स्रवण किया जाता है, अर्थात जो अलग से पदार्थ कर दिए जाते हैं या उपापचय क्रियाओं के दौरान उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, उनका ये स्रवण करते हैं। चूंकि ये पादप के अधिकतर बाह्य भाग में स्थित होते हैं, अतः इन्हें बाह्य स्रावी ऊतक भी कहते हैं। नंबर 2, अंतः स्रावी संरचनाएं या स्रावी कोशिकाएं। इन कोशिकाओं के द्वारा पादप में संचित पदार्थों का विघटन के पश्चात स्राव किया जाता है। पहले उन पदार्थों का विघटन होता है, उसके पश्चात इनका स्राव होता है, और चूंकि पादप के अधिकतर अंतः स्थिति में ये स्थित होते हैं, अंदर की ओर ये निर्मित होते हैं, अतः इन्हें अंतः स्रावी ऊतक भी कहते हैं। यहां पर हम इनका वर्गीकरण देखें। एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स या उत्सर्जी कोशिकाएं अर्थात बाह्य स्रावी संरचनाएं जो पादप शरीर में अलग अलग स्थान पर अलग अलग कार्य के लिए निर्मित होती हैं, उनको हम 6 प्रकार में विभाजित करते हैं। नंबर 1, ग्लैंडुलर हेयर्स या कोलेटर्स, ग्रंथिल रोम या सग्रंथि रोम। नंबर 2, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथियां। नंबर 3, स्टिंगिंग हेयर्स यानी दंशक रोम। नंबर 4, ऑस्मोफोर्स या ऑयल डक्ट्स, ऑस्मोफोर या तेल वाहिनियां। नंबर 5, हाइडेथोर्स या जल रंध्र। नंबर 6, नेक्टेरीज या मकरंद कोश। इसी प्रकार इंटरनल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स या अंतः स्रावी संरचनाएं या स्रावी संरचनाओं को हम पुनः 4 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1, इंटरनल सिक्रेटरी सेल्स या अंतः स्रावी कोशिकाएं। नंबर 2, ऑयल ग्लैंड्स या तेल ग्रंथियां। नंबर 3, म्यूसिलेज ग्लैंड्स या श्लेष्म ग्रंथियां। नंबर 4, लेटिसिफेरस टिश्यूज
या रबड़ सीरी ऊतक। रबड़ सीरी ऊतक को पादप में इनकी प्रकृति के आधार पर पुनः दो प्रकार में विभक्त किया जाता है। नंबर एक, लेटेक्स वेसल्स, रबड़ सीरी वाहिकाएं अर्थात सेल्स मिल करके और वेसल्स नुमा संरचना का निर्माण करती है, इसलिए यहाँ पर इसको शब्द काम में लेते हैं रबड़ सीरी वाहिकाएं। और दूसरी एकल कोशिकाएं अर्थात लेटेक्स सेल्स, रबड़ सीरी कोशिकाएं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसा हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि निपेंथस, ड्रोसेरा, बिचुबूटी पादप के पर्णों के बाहरी सिरों पर जल स्त्राव आदि के लिए भांति भांति प्रकार की जो बाह्य और आंतरिक ऊतक या कोशिकाओं का समूह निर्मित होता है, उनको हम इस प्रकार से उनके कार्य के आधार पर पहले दो भागों में यानी बाह्य स्त्रावी संरचनाएं एवं अंतःस्त्रावी संरचनाएं, उसके पश्चात क्रमशः इनको कार्य के आधार पर और इनकी स्ट्रक्चर के आधार पर पुनः विभाजित करते हैं। हम सबसे पहले एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर या उत्सर्जी कोशिकाएं या बाह्य स्त्रावी संरचनाएं, जिनको कि हमने 6 भागों में विभक्त किया है, ग्लैंडुलर हेयर्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, स्टिंगिंग हेयर्स, ओस्मोफोर्स, आइडेथोर्स, नेक्ट्रीज आदि का पहले अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ग्लैंडुलर हेयर्स या कोलेटर्स, ग्रंथिल रोम या सग्रंथि रोम। ये रोम पर्याय अधिचर्म पर उपस्थित होते हैं। एक कोशिक अथवा बहुकोशिक तथा एक अथवा बहुकोशिकीय व्रंथीय इनमें उपस्थित हो सकते हैं या ये व्रंतहीन संरचना के रूप में भी पाए जाते हैं। रोम के सिरों पर स्त्रावी ग्रंथियां उपस्थित होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। यहाँ पर देखिए आप, ये स्त्रावी ग्रंथियां रोम के ऊपरी सिरे पर स्थित हैं। इनमें गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ स्त्राव होता है, जिसमें मुख्यतः टर्पीन्स तथा श्लेष्मक की प्रचुरता रहती है। कीटहारी पादप या कीटभक्षी पादप जैसे पिंगिक्युएला में वरंत युक्त ग्रंथि श्लेष्मी पदार्थ म्यूकोपोलीसेकेराइड का स्त्रवण करती है, जो कीट को सतह पर चिपकाने में सहायता करती है। यहाँ पर हमने बात की, अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग संरचनाएं हैं। इसमें एक आधारी कोशिका होती है जो संचयी कोशिका भी होती है, तथा मध्य भाग में स्तंभी कोशिका से ऊपरी सिरे पर 2 से 8 कोशिकाओं का एक समूह बनता है जो श्लेष्मी पदार्थों का स्त्रवण करता है। तो यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पर ये आधारी कोशिका, इस मध्य कोशिका से ऊपर यानी सिरे पर 2 से 8 कोशिकाओं का एक समूह होता है और इसका कार्य है कि ये श्लेष्मी पदार्थ का स्त्रवण करता है और इस स्त्रवण के परिणाम स्वरूप ये जो कीट इनके आसपास आकर बैठते हैं उनको चिपकाने का कार्य करता है। हम उदाहरण देखें, ये गुलाब के कलिका सल्क में, तंबाकू की पर्ण पर, वाइला तथा बोराविया के फल पर मुख्यतः पाए जाते हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं है, ये मुख्य उदाहरण है जिसमें हम अच्छे से इनको देख सकते हैं। बहुत से पादप हैं जिनमें इस प्रकार के ग्लैंडुलर हेयर्स या ग्रंथिल रोम उपस्थित होते हैं। दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या पाचक ग्रंथियां। पाचक का तात्पर्य है पचाने से यानी डाइजेस्ट करने से, इसका मतलब ऐसी कुछ ग्रंथियां हैं जो कुछ डाइजेस्ट करती है। ये अधिकांशतः कीटहारी या कीटभक्षी पादपों के कीट पिंजरों में यानी इंसेक्ट ट्रैपिंग स्ट्रक्चर, ड्रोसेरा में हमने देखा कि किस प्रकार से जो है वो एक पूरा सिस्टम होता है हेयर्स नुमा संरचनाओं का, उसके अंदर कीट को फंसा लेते हैं। या विशेष प्रकार की ग्रंथियां जो पाचक ग्रंथियां होती है, जो या तो कीट पिंजरों में या उनके पास ही विशेष ग्रंथियों के रूप में पाई जाती है। ये ग्रंथियां प्रोटीन अपघटक का स्त्राव करती है, यानी प्रोटीन का अपघटन करने वाले पदार्थ का स्त्राव करती है, जो कीटों के प्रोटीनों को अपघटित करती है। कीट द्वारा फंसाए गए कीटों पर यह अभिक्रिया करके उनका अपघटन सरल यौगिकों में करते हैं, जिनको कीटभक्षी पादप अवशोषित कर लेते हैं। ये कीटों को नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति के लिए ऐसा करते हैं। पाचक ग्रंथियां पर्याय बहुकोशिक वरंत
तथा सिरे युक्त होती है, कभी कभी ये अवरंती भी होती है। बहुत से उदाहरण हैं, हम यहाँ पर संक्षेप में कुछ उदाहरण यहाँ पर हम देखते हैं। नंबर 1, पिंगिकुला निपेंथस, जिसे कि पिचर प्लांट्स कहते हैं हम, घट पादप। यूट्रिकुलेरिया जलीय पादप है। ड्रोसेरा, जिसके बारे में अभी अपन ने बात की, किस प्रकार से वो कीटों को एक सिस्टम में इंसेक्ट ट्रैपिंग स्ट्रक्चर्स जो उनके ऊपरी सिरे पर पाया जाता है उसमें कीटों को फंसा लेते हैं। सारासीनिया, डायोनिया, डार्लिंगटोनिया आदि आदि। राजस्थान में जलीय पादप यूट्रिकुलेरिया कार्निवोरस प्लांट के रूप में या कीट भक्षी पादप के रूप में पाया जाता है। कुछ विशेष संरचनाएं जो इन कीट भक्षी पादपों में पाई जाती है पाचक ग्रंथियों के रूप में, वो हम देखेंगे। पिंगिक्यूला या जिसे बटरवर्ट कहते हैं, इसमें सहव्रंत श्लेष्म ग्रंथि के समीपी वरंतहीन 2 से 8 कोशिकाओं की ग्रंथि होती है, जो किसी नाइट्रोजनी पदार्थ की उपस्थिति से सक्रिय हो जाती है तथा पाचक विकर यथा एस्ट्रेज, एसिड, फॉस्फेट आदि का स्त्रवण करती है, जो कीटों के पाचन में सहायक होती है। निपेंथस बहुत जाना पहचाना प्लांट है, घट पादप जिसे कहते हैं, शुरू से ही हम इसको अध्ययन करते आए हैं। निपेंथस या पिचर प्लांट में अनेक प्रकार के ग्रंथिल रोम पाए जाते हैं, जो संरचनात्मक रूप से समान होते हैं, लेकिन उनके कार्य व स्थिति भिन्न होती है। ये सामान्यतः बाह्य त्वचा से विकसित होते हैं तथा व्रणहीन होते हैं। ग्रंथि में परिधीय कोशिकाएं कुछ केंद्रीय कोशिकाओं को घेरे रहती है तथा इनके आधार पर इनमें जलापूर्ति के लिए वाहिकाएं होती हैं। ये ग्रंथियां इस पादप के घट के ढक्कन के भीतरी सतह पर पाई जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि घट पादप में पर्ण का एक भाग जो है वो घट या मटके नुमा हो जाता है। उस मटके नुमा की आंतरिक जो भित्ति है उसमें ये ग्रंथियां पाई जाती हैं एवं मकरंद स्त्रावित करके कीटों को आकर्षित करती है। अतः ये महक ग्रंथि भी है, महक ग्रंथियां भी कहलाती हैं। घट में उपस्थित पाचक ग्रंथियां कीटों को पाचन हेतु एसिड, फॉस्फेट तथा एस्ट्रेज स्त्रावित करती है। ड्रोसेरा में हम देखते हैं कि स्पेचुला के आकार की पत्तियों की अपेक्ष सतह पर तथा उपांत सिरे पर वरंत युक्त ये ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, जो कीटों को फांसने का काम करती हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं कार्निवोरस प्लांट्स के, जैसा कि हमने पिछली बार देखा, पिंगिकुला, निपेंथस, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, सारासिनिया, डायोनिया, डार्लिंगटोनिया, यूट्रिकुलेरिया जैसा कि राजस्थान में पाया जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर या उत्सर्जी संरचना है वह है स्टिंगिंग हेयर्स, दंशक रोम। जैसा कि पूर्व में मैंने आपको बताया, एक प्लांट जिसे अर्टिका कहते हैं यानी बिच्छू बूटी कहते हैं। अब बिच्छू का नाम आते ही हमारे दिमाग में उसका जो डंक है उसकी कहानी सामने आ जाती है। ठीक इसी प्रकार की संरचनाएं इस पूरे पादप के, यहाँ पादप का डायग्राम हमने नेट से लिया है। मैं नेट पर उपलब्ध कराने वाले सभी महानुभावों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार से बॉटनी को आगे से आगे बढ़ाने के लिए नेट पर यह सामग्री उपलब्ध कराई है। यहाँ पर इस पूरी सतह पर इस प्रकार के जो कोशिकीय संरचना है वह पाई जाती हैं। और यहाँ पर देखिए आगे की तरफ नुकीला भाग, जैसे ही ये अपने स्किन के टच होती है ये अंदर की तरफ जो है वो धंस करके और इरिटेशन पैदा करती है। तो यहाँ पर हम देखें कि दंशक रोम बहुत महत्वपूर्ण जो है वो एक एक्सटर्नल सिक्रेटरी टिश्यूज के रूप में यहाँ पर देखने को मिलता है। इस प्रकार के रोम प्रकोपक विषैले पदार्थों का स्त्रवण करने वाले होते हैं। विषैले का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जैसे ये मनुष्य के या किसी भी प्राणी के, जंतु के शरीर में अंदर की तरफ जाते हैं तो ये विषैले होते हैं, इरिटेशन पैदा करते हैं। ये रोम बारीक केशिका नली वाले होते हैं जिनका ब्लेडर जैसा आधारीय भाग कैल्सीभूत जबकि ऊपरी गोलाकार भाग सिलिकाभूत होता है। गोलाकार भाग किसी भी कीट के संपर्क में आने पर उसे छेद देते हैं तथा प्रकोपक विषैले पदार्थों को कीट के भीतर छोड़ देते हैं।
मनुष्य में इन प्रकोपक विषैले पदार्थों द्वारा तीव्र खुजली, सूजन, प्रकोपन, फोड़े या अन्य चर्म रोग उत्पन्न हो सकते हैं। उदाहरण हमने अभी लिया बिच्छू बूटी आर्टी का। पर्णों एवं तरुण शाखाओं पर उपस्थित ये अधिकांशतः पाए जाते हैं और ये दंशक रोम पादप की शत्रु से रक्षा का साधन है। हमें बच करके रहना चाहिए। ये अपनी रक्षा के लिए इस प्रकार की संरचनाएं विकसित करते हैं। नंबर 4, ओस्मोफोर्स या तेल वाहिनियां। ये उत्सर्जी कोशिकाएं या संरचनाएं जो कि पक्ष्मों या ब्रुश के समान विशिष्ट ग्रंथियां वाली होती हैं। खुशबू वाले पुष्पों में ये अधिकांशतः उपस्थित होती हैं एवं वाष्पशील तेल वोलेटाइल ऑयल्स का स्त्रवण करती हैं, जिससे कि महक का प्रसार होता है। बहुत सारे जो खुशबू देने वाले जो प्लांट हैं उन सब में इस प्रकार की पक्ष्म रूपी या ब्रुश रूपी विशिष्ट ग्रंथियां पाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पर हम जैस्मीन, मोगरा, नार्सिसस, नरगिस के फूलों का ले सकते हैं, जिनकी महक दूर दूर तक हम जो है वो इसको दूर दूर तक पा सकते हैं। पांचवा जो एक्सटर्नल सिक्रेटरी स्ट्रक्चर्स के रूप में बहुत महत्वपूर्ण जो है वो संरचना है हाइडेथोड्स या जल रंध्र। ये जल स्रावित करने वाली ग्रंथियां हैं। प्लांट के अंदर अधिकांशतः पर्णों के अंदर की तरफ ये बाहरी जो सिरे पर बनती हैं, ये जल का द्रव्य के रूप में स्त्रवण करती है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि जल का निस्त्रवण करने वाली ये संरचनाएं होती हैं। नमी युक्त स्थानों पर उगने वाले आवर्त बीजियों में जैसे घास की पर्णों के किनारों पर व शीर्ष पर ये उपस्थित होते हैं। जल रंध्र में एक रंध्र होता है जो द्वार कोशिकाओं द्वारा संरक्षित रहता है। अभी अपन आगे डायग्राम में और पिक्चर्स में देखेंगे। रंध्र के नीचे अंतराकोशिक बड़ा वायु प्रकोष्ठ होता है, जिसे उपरंध्रीय कोष्ठ कहते हैं, सब स्टोमेटल कैविटी कहते हैं। इस कोष्ठ के नीचे मर्दोत्तक कोशिकाओं के ढीले समूह होते हैं, जिनमें स्पष्ट अंतराकोशिक स्थल पाए जाते हैं। इन मर्दोत्तक कोशिकाओं को सिरांतिका या एपिथेम कहते हैं। अर्थात जो सब स्टोमेल कैविटी या उपरंध्रीय कोष्ठ के पीछे की ओर मर्दोत्तक कोशिकाओं का ढीला समूह पाया जाता है, यानी एक दूसरे से ये थोड़ी दूर दूर होते हैं, जिससे कि जल का स्त्राव आसानी से हो सके। इन कोशिकाओं को यहाँ पर हम एपिथेम कहते हैं और एपिथेम कोशिकाओं में पर्णस्रावों के अंतस्थ सिरों पर स्थित ये वाहिकाओं के सिरे भी खुलते हैं, जिससे कि जल की पूर्ति होती रहे। मूल द्वारा अवशोषित जल मूलीय व अन्य दाबों के कारण एपिथेम के अंतराकोशिक स्थलों में आ जाता है। जो बीच बीच में रिक्त स्थान है वहां पर आ जाता है और यहाँ से जल रंध्र द्वारा ये बूंदों के रूप में स्त्रावित होता है। यहाँ पर जल का बूंदों के रूप में, द्रव्य के रूप में प्लांट के बाहर स्त्रावित होना बिंदु स्त्राव या गटेशन कहलाता है। ये अधिकांशतः जल जब जल अवशोषण की दर वाष्पोत्सर्जन से अधिक होती है, यानी जल अवशोषित अधिक हो और वाष्पोत्सर्जन कम हो, तब बिंदु स्त्राव होता है। उदाहरण के तौर पर हम घास की पर्णें इसका बेस्ट उदाहरण है। हम इसको मॉर्निंग में जब कहीं घास स्थल पर घूमते हैं या अपने जो गार्डन है उसमें जो प्लांट्स हैं उसके ऊपर इन पानी की बूंदों को, जल की बूंदों को हम देख सकते हैं। दूसरे अन्य उदाहरण में नेफ्रोलेपिस, टमाटर, पिस्टिया, जलकुंभी, ट्रोपियोलम आदि आदि इसके बेस्ट उदाहरण हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये कुछ पिक्चर्स आपको इस सब्जेक्ट को समझने के लिए, हाइडेथोड्स को समझने के लिए यहाँ पर दर्शित की गई है। यहाँ आंतरिक रूप से देखिए आप, ये डायग्राम, ये वाहिकाएं यहाँ पर इसके अंतिम सिरे इन एपिथेम कोशिकाओं के पास में आकर के खुलते हैं और ये देखिए लूजली अरेंज मर्दूतक कोशिकाएं हैं जो एपिथेम कहलाती हैं। यहाँ प्रेशर से जो जल आता है यहाँ छूटता है और ये इनके बीच में से जाता हुआ इस सब जो उपरंध्रीय कोष्ठ है उसमें आकर के जल बूंद के रूप में बाहर निकलता है। ये रेखांकन चित्र के सहायता से भी इसी जो बात को समझाने का प्रयास किया गया है। और अंत में
इस प्रकार से ये किनारों के ऊपर जल बूंद के रूप में हमें दृष्टिगत होती है। हाइडेटोड्स सामान्य रंध्रों से भिन्न होते हैं। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि जल रंध्र और रंध्र में क्या अंतर है, तो यहाँ पर मुख्यतः 3 अंतर दृष्टिगत होते हैं। नंबर 1, ये रंध्र से बड़े होते हैं। रंध्र सूक्ष्म संरचना है, ये रंध्र से बड़े साइज के होते हैं, खुले साइज के होते हैं। ये शिराओं के अंतिम सिरों पर स्थित होते हैं, जबकि रंध्र अधिचर्म में उपस्थित होते हैं। जल रंध्र सदैव खुले रहते हैं, जबकि रंध्र आपने देखा होगा बहुत सारे कारकों की उपस्थिति अनुपस्थिति के कारण बंद और खुलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं, खुलते रहते हैं। जल रंध्र के प्रकार, पादप में जल रंध्र के 3 प्रकार अभी तक देखे गए हैं। नंबर 1, एक कोशिक जल रंध्र। ये एक कोशिका युक्त होते हैं, जिसमें ऊपर की ओर पेपिला रूपी ये संरचना निकली रहती है। ये अधिचर्म कोशिका पर एक उभरे हुए पेपिला के रूप में निर्मित होते हैं, उदाहरणतः एनामीटा तथा गोनोकेरियम। दूसरा है ट्राइकोम जल रंध्र। ये बहुकोशिक त्वचा रोमों जैसे संरचना वाले होते हैं और इनके 2 भाग होते हैं, एक काय कोशिका और दूसरा पाद। पाद अधिचर्म में गड़ा रहता है। अग्रकाय कोशिकाओं से यह जल का स्त्राव होता है। जो बाहरी काय कोशिका है उससे जल का स्त्राव होता है, उदाहरणतः फेसियोलस, पाइपर नाइग्रम तथा बिग्नोनिएसी कुल के कुछ सदस्य। तीसरा जो प्रकार है जल सेवन तत्वों युक्त जल रंध्र, अर्थात जो सामान्य प्रकार हमने पूर्व में पढ़ा है, वह ये तीसरा प्रकार है जो सामान्य जल रंध्र कहलाता है। उदाहरणतः जैसे टमाटर, कोलोकेसिया, ट्रोपियोलम, प्रिमूला और ग्रासेस। एपिथेम युक्त ये जल रंध्र आवर्तबीजी पादपों की 115 कुलों की 345 जातियों में अभी तक देखे जा चुके हैं। एक्सटर्नल सेक्रेटरी स्ट्रक्चर्स की अंतिम जो संरचना नेक्टेरिस या मकरंद कोश कहलाती है। यहाँ पर एक बेस्ट उदाहरण है इसका, ये कैलिस्टिमोन प्लांट का जो है वो चित्र है। इसे बोटल ब्रूस कहते हैं, वीपिंग प्लांट भी कहते हैं। शर्करा युक्त गाढ़े शहद या मकरंद का स्त्राव करने वाली ग्रंथियों को मकरंद कोश कहते हैं। हनी का जहाँ पर स्त्राव होता है उन ग्रंथियों को मकरंद कोश कहते हैं। ये ग्रंथियां बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से विकसित होती है। इनमें गाढ़ा कोशिका द्रव्य तथा सुविकसित माइटोकॉन्ड्रिया तथा अंतःपर्दव्य झिल्ली उपस्थित होती हैं। ये अधिकतर पुष्पीय भागों में, विशेषकर वर्तिकाग्र की सतह पर, दल के आधार पर तथा अंडाशय के आधारीय भाग पर पाई जाती हैं। पुष्पीय भागों में उपस्थित मकरंद ग्रंथियों को पुष्पीय मकरंद कोश कहते हैं तथा पुष्पीय भाग के अतिरिक्त पादप के अन्य भाग पर यदि ये उपस्थित होती हैं तब इन मकरंद ग्रंथियों को अतिरिक्त पुष्पीय मकरंद कोश या पुष्पीय बाह्य मकरंद कोश कहते हैं। फान, जो कि बहुत बड़े एनाटोमिस्ट थे, उन्होंने इन मकरंद कोशों को कई प्रकारों में विभक्त किया है। पुष्पीय मकरंद कोश जैसे कि यूफोर्बिया पल्वेरिमा में परिचक्र के किनारों पर, रेननकुलस में यह दल पर, पेटल्स पर, ट्रोपियोलम में तथा रेननकुलस की कुछ जातियों में यह दलपुट पर, स्पर पर, सरसों व ब्रेसिकेसी कुल के सदस्यों में पुंकेसरों के आधार पर, नींबू, कामिनी इत्यादि रूटेसी कुल के सदस्यों में ये जायांग के आधार पर डिस्क के रूप में उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं। अतिरिक्त या पुष्पीय बाह्य मकरंद कोश पुष्पीय वृंत के आधार पर, पर्णवृंत पर अथवा पर्णफलक पर भी पाए जाते हैं। मकरंद कोश की कोशिकाएं अधिचर्म तक सीमित हो सकती है अथवा कुछ गहरे धसी हुई हो सकती है। स्तरायु ऊतक पर क्यूटिकल की परत पाई जाती है। कुछ मकरंद कोश में सेवनी ऊतक नगण्य अथवा कम होता है, परंतु कुछ में स्पष्ट सेवन पुल उपस्थित होते हैं। मकरंद कोश के कुछ अन्य उदाहरण जैसे अधिकांश ये कीट प्रागित पुष्प वाले पादपों में एवं केला, मूसा में, बोतल ब्रुस जिसका कि अभी जिक्र आया, कैलिस्टिमोन, गुलखेरा एल्थिया में, हिबिस्कस आदि
पादपों में अधिकांशतः पुष्पीय मकरंद कोश उपस्थित होते हैं। आपने रेननकुलस और रेननकुलेसी कुल पढ़ा होगा, उसमें भी आपने देखा कि ये नेक्ट्री जो है वो दल पर और दलपुट पर पाई जाती है। इस प्रकार हमने ये देखा कि जो विशेष प्रकार के टिश्यूज़ हैं, जिन्हें हम स्पेशल या सिक्रेटरी टिश्यूज़ कहते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं जो पादप के बाह्य और अंदर की स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं। उसमें से हमने उत्सर्जित कोशिकाएं या बाह्य स्रावी संरचनाओं के रूप में इन 6 जो प्रकार मुख्यतः पाए जाते हैं, उनका आज हमने अध्ययन किया है। आज का क्लास वर्क लघु उत्तरात्मक प्रश्न नंबर 1, एपिथेम कोशिका क्या है, या डिफाइन द एपिथेम सेल। नंबर 2, उत्सर्जित कोशिकाएं या बाह्य स्रावी संरचनाओं को परिभाषित कीजिए। नंबर 3, जलरंध्र हाइडेटोड्स का मुख्य कार्य क्या है। नंबर 4, ओस्मोफोर क्या है। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है और 20 शब्दों तक आप इनको लिखने का प्रयास कीजिए। टिप्पणी स्वरूप कुछ क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5, दंशक रोम स्टिंगिंग हेयर्स। नंबर 6, स्रावी ऊतक सिक्रेटरी टिश्यूज। नंबर 7, जलरंध्र। नंबर 8, कीटहारी या कीटभक्षी पादप। यहाँ पर हमने जो है वो इसका एक भाग कंप्लीट किया है। हम इसी माध्यम से इसको आगे के लेसन में कंप्लीट करेंगे। ये पठन पाठन सामग्री कोविड-19 महामारी के काल में विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन हेतु विषय वस्तु उपलब्ध करवाने के लिए चैप्टर तैयार किया गया है। ये केवल विषय की जानकारी सभी तक प्राप्य हो, इस उद्देश्य से किया गया कार्य है तथा विषय वस्तु को सुगम तरीके से समझाने हेतु इसमें प्रयुक्त कुछ फोटोज पिक्चर्स नेट से लिए गए हैं। जिन्होंने नेट पर ये पिक्चर्स और फोटोज बॉटनी को अधिक से अधिक प्रचारित करने के लिए उपलब्ध कराए हैं, इन पिक्चर्स और नेट्स को के रूप में ये जो सामग्री उपलब्ध जिन्होंने कराई है, प्रस्तुतकर्ता उन सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करता है, थैंक्स प्रकट करता है। धन्यवाद।